मुकेश अंबानी ने अपने बेटे और बहू को 640 करोड़ का एक विला जो दुबई में है वो गिफ्ट किया। शाहरुख खान ने वही मैरिज में 40 करोड़ का एक घर है वो फ्रांस में जो है वो गिफ्ट किया फैमिली को। बच्चन फैमिली ने कुछ 30 करोड़ का नेकलेस भी गिफ्ट किया। जो वेडिंग्स में गिफ्ट्स मिलते हैं, क्या ये गिफ्ट्स टैक्स होती है? टैक्स भरेगा कौन, इम्पोर्टेंट वो है कि जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि टैक्स गिफ्ट जिसको मिल रहा है वो टैक्स भरेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गिफ्ट जो दे रहा है उसको टैक्स भरना है। तो वेडिंग मार्केट जो अभी इंडिया का है वो है अप्रोक्सीमेटली $130 बिलियन मार्केट है, और जो हमारे जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 5% कंट्रीब्यूट करता है। सबसे इम्पोर्टेंट कुंडली जो मिलानी है अपने पार्टनर के क्रेडिट स्कोर, अपने पार्टनर की और उसकी फैमिली का असेट्स और लायबिलिटीज। एक वेडिंग शॉर्ट टर्म शो ऑफ समझिए, उससे बेटर है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। $4.8 million. That is the amount of weddings that we had in India in 2024. And they generated over 6 trillion rupees. And talking about weddings, we are entering a very important subject. The finances, how should you manage? Welcome to Simple Hai. I'm Ashpati Nair. Today on Quick Takes, we are addressing a very important topic, which are weddings. We've seen many extravagant weddings unfold in India in the past couple of years. From decorations to videography to photography, it keeps piling on and on. So today we are here to address whether these gifts that are received to the bride and groom during the wedding are they taxed or are they not taxed. So today with me I have CA Gunjan and CA Hitesh, both who are experts in the field and are trying to break down these terms for us. Thank you so much for being on the show. थैंक यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहूंगी वो यही है, टॉपिक जो जिससे मैं ब्रेक करना चाहूंगी कि मैरिजेस में हमें लास्ट ईयर हमने बहुत सारी वेडिंग्स देखी, राइट? इट वाज अ रिकॉर्ड ब्रेकअप। तो जो वेडिंग्स में गिफ्ट्स मिलते हैं, क्या ये गिफ्ट्स टैक्स होती है? और अगर ये टैक्स होती है तो ये कौन पे करता है? इज इट borne by the groom side or is borne by the bride side, or do both of them together pay it? Welcome all the viewers, and thank you for the team Simple Hai for inviting us on this very hot issue nowadays. Why I am telling you it's a hot issue? मैं क्यों बता रहा हूँ आपको? Because see, we have seen a very luxurious wedding last year in India. इंडिया में बहुत ही लग्जरियस वेडिंग हम देख चुके हैं। सबसे जो फेमस वेडिंग इंडिया में हुई वो अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट जो हम सबने देखी। और गिफ्ट्स अगर हम देखें तो क्या क्या गिफ्ट्स मिले उनको, अगर देखें विच आर अवेलेबल ऑन द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एंड ऑल द न्यूज साइट्स, तो देखें तो मुकेश अंबानी ने अपने बेटे और बहू को 640 करोड़ का एक विला जो दुबई में है वो गिफ्ट किया। शाहरुख खान ने वही मैरिज में 40 करोड़ का एक घर है वो फ्रांस में जो है वो गिफ्ट किया फैमिली को। बच्चन फैमिली ने कुछ 30 करोड़ का नेकलेस भी गिफ्ट किया। सलमान खान के जो इतने बड़े एक्टर है उन्होंने भी 15 करोड़ का एक बाइक भी गिफ्ट किया अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट को। तो आज के ये जो क्वेश्चन हमारा है, आज जो पॉडकास्ट हो रहा है उसमें ये बहुत ही एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपने रेज किया है, क्या वेडिंग के जो गिफ्ट्स, whether it would be in the cash, whether it would be in the kind, whether it would be immovable property, whether it would be a jewelry, क्या ये टैक्स होगा या नहीं होगा? तो सबसे पहले मैं आपको जवाब देना चाहता हूँ कि जी नहीं। वेडिंग में जो भी आपको गिफ्ट्स मिल रहे हैं वो कोई भी गिफ्ट्स टैक्सेबल नहीं है एज पर इनकम टैक्स के सेक्शन 56 के तहत। सो आपको कोई भी फिक्र या चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वेडिंग के गिफ्ट्स पे आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन उसके साथ आपको डॉक्यूमेंटेशन में हाई एंड जब गिफ्ट्स आपको मिलते हैं तो डॉक्यूमेंटेशन करते टाइम आपको बहुत ही सावधानी बरतनी है। वेडिंग गिफ्ट की बात करें तो अगर हम स्पेशली अगर ज्वेलरी की बात करें तो ज्वेलरी भी नॉट टैक्सेबल है, और डिपेंड्स ऑन मतलब रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू एंड द गिवर, इट इज नॉट टैक्सेबल। और अगर हम लीगल ओनरशिप की बात करें तो ज्वेलरी के केस में अगर ब्राइड को मिलती है तो ब्राइड ओनर गिनाई आएगी,
अगर ग्रूम को मिलती है तो ग्रूम, और अगर दोनों को मिलती है, अगर शेयर्ड ओनरशिप है, देन किसको सबसे पहले हैंड ओवर होती है वो ज्वेलरी, डिपेंड्स ऑन दैट, वो ओनर होगा। और इसमें अगर हम दूसरी और बात करें तो ये मैरिज जो लॉ है, गिफ्ट जो है वो सिर्फ ब्राइड और ग्रूम को कंसिडर करता है एंड नॉट देयर पेरेंट्स, वो कंसिडर नहीं होंगे, वो टैक्सेबल ही होंगे। मूविंग ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि टॉकिंग अबाउट ज्वेलरी, कितना ज्वेलरी इंडियन वुमेन होल्ड कर सकती है एज पर इंडियन लॉ? ओके, कोई अपर लिमिट नहीं है होल्ड करने के लिए इन टर्म्स ऑफ होल्डिंग, कोई अपर लिमिट नहीं है, बट एक लिमिट है, लाइक फॉर मैरिड इट इज 500 ग्राम्स, अनमैरिड 250 ग्राम्स, एंड फॉर मेल मेंबर्स इट इज 100 ग्राम्स। बट ये लिमिट है फॉर रिलेटेड टू नॉन सीजन, मतलब इतना अगर आप रखते हैं तो यू डोंट नीड टू कैरी द डॉक्यूमेंट्स, बट इसके ऊपर भी आप होल्ड कर सकते हैं, बट यू जस्ट नीड टू जस्टिफाई द ओनरशिप फॉर दैट। क्या ऐसी कोई कंट्रीज है जो एक्चुअली इसको टैक्स करती है, वेडिंग गिफ्ट को? सो वेडिंग गिफ्ट्स के लिए मैं आपको 3 कंट्री का एग्जांपल दूंगा जो वेडिंग गिफ्ट्स को कई हद तक टैक्स करती है, जिसमें पहले आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में देयर इज अ टैक्स कॉल्ड द गिफ्ट टैक्स। सो गिफ्ट इज ओवर $18,000 जो है पर रिसिपिएंट पर ईयर, ये जो है वो टैक्सेबल गिना जाता है। सो टैक्स भरेगा कौन, इम्पोर्टेंट वो है कि जनरली हम लोग ऐसा सोचते हैं कि टैक्स गिफ्ट जिसको मिल रहा है वो टैक्स भरेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। गिफ्ट जो दे रहा है उसको टैक्स भरना है। अगर आप यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हो तो आपको ध्यान रखना है, एक थ्रेशोल्ड लिमिट है, लेकिन उससे ऊपर आप गिफ्ट करते हो तो आपको टैक्स भरना पड़ सकता है। दूसरा कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम में भी गिफ्ट मैरिज गिफ्ट टैक्सेबल है। हालांकि स्पेशली मैरिज गिफ्ट उन्होंने नहीं लिखा है वर्ड, लेकिन ऑल द गिफ्ट्स आर कवर्ड अंडर देयर सेक्शन। सो वो 5,000 यूरो से लेकर 1,000 यूरो से लेकर 5,000 यूरो तक की अमाउंट जो है दैट इज एग्जम्प्ट। उससे ऊपर कोई भी अमाउंट को आपको मिलती है बाय द वे ऑफ गिफ्ट एंड इट इज अ टैक्सेबल। दूसरी बात, एक इम्पोर्टेंट बात यह है इसमें कि अगर मैरिज में, ये तो हम बात कर ली कैश की कि कैश पैसा अगर हमको मिला तो इतना गिफ्ट एग्जम्प्टेड है, लेकिन अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हैं और आपको अगर कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट मिल रही है, कोई कार अगर गिफ्ट मिल रही है आपको बाय इन मैरिज, तो उसका क्या होगा? तो इन केस ऑफ प्रॉपर्टी देयर इज अ टैक्स कॉल्ड द सीजीटी, यानी जो हम यहाँ पर वेरी इजीली बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अगर आप यूनाइटेड किंगडम में हैं अगर और आपको मैरिज में आपके पेरेंट्स, आपके फ्रेंड्स, आपके दोस्त अगर आपको कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करने हैं तो आपको सीजीटी भरना रहेगा। इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल है वहां पर, 7 ईयर रूल। 7 ईयर रूल क्या है? 7 ईयर रूल में ऐसा है कि अगर गिफ्ट देने वाला 7 साल तक अगर जीवित रहता है गिफ्ट देने के बाद, तो ये गिफ्ट पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है तो इन दैट केस जो गिफ्ट रिसीवर है उसको टैक्स लग जाएगा। बहुत इंटरेस्टिंग रूल यूनाइटेड किंगडम में है। सेम अगर हम जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में भी सेम गिफ्ट पे कुछ थ्रेशोल्ड लिमिट दी हुई है, जिसमें 5 लाख यूरो अगर स्पाउस टू स्पाउस गिफ्ट दी जाती है तो, और 4 लाख यूरो पेरेंट टू चिल्ड्रन दी जाती है तो ये एक इम्पोर्टेंट है कि हर एक कंट्री में, ये मैंने डेवलप कंट्रीज की बात कर ली, जबकि इंडिया हम लोग बहुत ही ज़्यादा खुश नसीब है कि सरकार ने एटलीस्ट मैरिज के गिफ्ट्स के ऊपर यहाँ पर टैक्स नहीं रखा है। कॉन्वर्सेशन जब हमने स्टार्ट किया तब आपने बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल दिया अंबानी के वेडिंग का, राइट? सो ये तो हो गए अल्ट्रा रिच नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो ये चीज़ें अफोर्ड कर सकते हैं, बट व्हाट अबाउट दोस्त जो ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते? बिकॉज हम ये सोशल मीडिया पे ट्रेंड्स देखते आ रहे हैं, यू नो देर आर अ लॉट ऑफ वेडिंग के टाइम पे वीडियो शूट्स, फोटोग्राफ्स, एक्स्ट्रावेगेंट डेकोरेशंस, ऑल ऑफ दैट हैपनिंग। तो ये सारी चीज़ों के लिए, ये सारी चीज़ों को अफोर्ड करने के लिए, टू बिगिन विद, कपल्स हैव स्टार्टेड टेकिंग बाय नाउ पे लेटर लोन्स। तो इसका इफेक्ट कैसे पड़ता है? ओके,
अभी अगर हम वेडिंग मार्केट के बारे में पहले बात करें, तो वेडिंग मार्केट जो अभी इंडिया का है वो है अप्रोक्सीमेटली $130 बिलियन मार्केट है, और जो हमारे जीडीपी में अप्रोक्सीमेटली 5% कंट्रीब्यूट करता है। इसके लिए अभी बैंक्स और एनबीएफसी सभी वेडिंग लोन्स और जैसे आपने बताया बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शंस काफी दे रही है, ऑफर कर रही है। और अभी जो मिलेनियल्स है, हमारे यंग कपल्स है, वो इंटरेस्टेड भी काफी रहते हैं ये ऑप्शंस एक्सप्लोर करने के लिए। लगभग 26% ऑफ मिलेनियल्स ये लेते हैं ऑप्शन वेडिंग लोन्स और इंस्टॉलमेंट में पे करना, अप टू 1 लाख और 5 लाख तक का लोन लेते हैं। बट अभी ऐसा है कि ये ऑप्शंस में रिस्क काफी एसोसिएटेड है। जैसे कि सबसे पहले हम देखें तो वेडिंग लोन्स पे इंटरेस्ट रेट्स काफी ज्यादा रहता है, लगभग 10 to 20%, और एनबीएफसी तो इससे भी ज्यादा कई बार लेती है, डिपेंडिंग ऑन कौन लोन लेता है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी उसके हिसाब से डिपेंड करता है। उसके सिवा दूसरा रिस्क है हमारा क्रेडिट स्कोर। अगर हम रीपे करने में अगर हम कहीं डिफॉल्ट करते हैं, लाइक जो लोन लिया हमने उसको इंस्टॉलमेंट या डिफॉल्ट करते हैं, तो हमारा क्रेडिट स्कोर पे इफेक्ट आएगा। तो उसकी वजह से जो हमें फ्यूचर लोन्स लेने होंगे, जो जैसे कि हाउसिंग लोन या एजुकेशन लोन, तो हमें उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। उसके सिवाय दूसरा रिस्क होगा डेट बिल्डिंग। मतलब जैसे कि क्या होता है कि अगर हमें इंस्टॉलमेंट में पे करना है तो हमारा स्पेंडिंग जो है वो इम्पल्स हो जाएगा, हम ध्यान नहीं देते हम कितना एक्सपेंस कर रहे हैं, तो और ये छोटी छोटी अमाउंट्स मिलके डेट बिल्डअप कर देती है। फिर दूसरा प्रॉब्लम एक रिस्क एसोसिएटेड जो है वो मुझे लगता है कि हम लॉन्ग टर्म गोल को हम कई बार नहीं फुलफिल कर पाते हैं। मतलब हमारा जो बाद में जो इनकम है उसका मेजॉरिटी पोर्शन जो है हम ये लोन्स रीपे करने के लिए या इंस्टॉलमेंट्स पे करने में हमारा स्पेंड हो जाता है, तो हमारे जो लॉन्ग टर्म गोल्स जो होंगे उसके लिए हम सेव नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगता है कि इसका अगर हम रेमेडी की बात करें तो एक ये रेमेडी है कि कपल्स को एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन, एक रियलिस्टिक वेडिंग बजट बनाना चाहिए। इसके लिए वो लोग फाइनेंशियल वेडिंग प्लानर्स होते हैं, उनकी भी हेल्प ले सकते हैं, जो उनके लिए फाइनेंस के लिए उनको एडवाइस करेंगे। और एक वेडिंग शॉर्ट टर्म शो ऑफ समझिए, उससे बेटर है कि वो लॉन्ग टर्म गोल्स को प्रायोरिटाइज करें। अगर समझिए कि एक कपल चाहता है कि वो दोनों एक साथ लोन ले और एक साथ अपनी वेडिंग को स्पॉन्सर करे, तो इसमें कोई टैक्स बेनिफिट्स ऑफर्ड है क्या किसी को? टैक्स बेनिफिट की बात करें तो सबसे पहले हमने ये तो देख ही लिया कि वेडिंग गिफ्ट जो होते हैं वो एग्जाम्प्ट होते हैं, उन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा रिसीवर को। दूसरा जो इसके लिए टैक्स इम्प्लीकेशंस है, तो जो जैसे जीएसटी अगर जो भी हम पे करते हैं वेडिंग के जो वेंडर्स होते हैं उनको, तो उस पर हमें कोई आईटीसी हमें बेनिफिट नहीं मिलेगा, वी कांट क्लेम आईटीसी ऑन दैट। उसके सिवाय जो भी हम एक्सपेंसेस करते हैं तो वो हमारे पर्सनल एक्सपेंसेस गिनाए आएंगे, उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। So usually when a couple is married, talking about money is one of the difficult terms that is there. But finance related expenses इन लोगों को अपने एक दूसरे में कैसे split करना चाहिए? या आप अपना भी एग्जाम्पल दे सकते हैं. I would like to tell the viewers that both of them are actually married, and you can also share your experience of how you started splitting finance, how you started conversations around money. आजकल आजकल ऐसा होता है कि वेडिंग के साथ अगर आप अपनी कुंडली मिलाता है कौन? पंडित। पंडित कुंडली मिलाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट कुंडली जो मिलानी है अपने पार्टनर के क्रेडिट स्कोर, अपने पार्टनर की और उसकी फैमिली का असेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या है, तो उसके बेस पर भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसकी असेट्स और उसकी लायबिलिटीज क्या है और उनके फाइनेंसिस कैसे हैं। जनरली लोग आजकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट स्कोर देख लेते हैं शादी से पहले। भाई क्रेडिट स्कोर तो ठीक है ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है ना, सारे लोन्स के रीपेमेंट तो अच्छे चल रहे हैं ना। वी आर जस्ट गिविंग अ सिंपल एग्जांपल एंड एवरीथिंग इज कमिंग विद द प्रोज एंड कॉन्स, राइट? सो if a married couple have a joint account, तो जॉइंट अकाउंट है अगर आपका, तो आप इजीली शेयर्ड एक्सपेंस कर सकते हो। आपका आपका जो है ट्रांसपेरेंसी एक दूसरे के साथ अच्छे से बिल्ड कर सकते हो। तो एक जॉइंट अकाउंट है, उसके ये प्रोज है। अगर मैं कॉन्स बताऊं, अगर एक पार्टनर वो जॉइंट अकाउंट से अगर ज़्यादा खर्चा कर देगा तो दूसरे पार्टनर को थोड़ा सा खटकेगा। तो दिस इज अ कॉन्स ऑफ हैविंग अ जॉइंट अकाउंट। अब आप बताएंगे कि सेकंड ऑप्शन इज सेपरेट अकाउंट्स प्लस जॉइंट अकाउंट, उसके भी कुछ प्रोज है और उसके भी कुछ कॉन्स है।
तो दोनों का अगर जॉइंट अकाउंट है और सेपरेट अकाउंट भी है और जॉइंट अकाउंट भी है तो ऑटोनॉमी भी मिलेगी और दूसरा शेयर्ड एक्सेस भी हो जाएगा। ये उसके प्रॉज है। अगर कॉन्स की बात करूं तो कॉन्स में ऐसा है कि अगर डिसिप्लिन आपको ये अगर वे में अगर जाना है, यू नीड टू फॉलो अ गुड कम्युनिकेशन बिटवीन ईच अदर और डिसिप्लिन्ड वे में आपको जाना पड़ेगा। अगर तीसरा ऑप्शन पे आते हैं हम लोग कि सिर्फ सेपरेट अकाउंट्स, मतलब दोनों ही अपने अलग अलग अकाउंट मेंटेन करते हैं, ये केस में प्रॉज ये है इसका कि फुल इंडिपेंडेंस आपको मिलेगी। आपके अकाउंट में आपको कैसे पैसा यूज करना है उसका फुल इंडिपेंडेंस मिलेगा। लेकिन उसका कौन ये है कि जब आपके शेयर्ड गोल्स, साथ में ट्रिप प्लान करना है या तो आपको फैमिली प्लानिंग करना है, राइट, कॉमन स्पेंडिंग करना है, उसके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये एक मैरिड कपल के लिए एक 3 ऑप्शन हम वर्कआउट कर सकते हैं। अगर स्पेंडिंग की अगर बात करें, जैसे आपने बताया कि स्प्लिट कैसे करें एक्सपेंस को, ये आपका क्वेश्चन था। अगर इक्वली भी स्प्लिट कर सकते हो, 50-50 में स्प्लिट कर सकते हो। अगर आपकी इनकम डिफर है, जैसे कि किसी मेल की इनकम 50,000 है और फीमेल की इनकम 1 लाख है, तो वो रेशियो में 1:2 में भी आप स्प्लिट कर सकते हो। ये भी एक रेशियो हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक बंदा घर के खर्चे पे करे और दूसरा बंदा इन्वेस्टमेंट करे। आज कोई 26-27 ईयर ओल्ड किसी से शादी करने के लिए जा रहा है तो उनके पास कौन कौन सी इंश्योरेंसेस होनी चाहिए बिफोर एंटरिंग इनटू अ मैरिज? बेसिक चीजें। बिफोर एंटरिंग इनटू मैरिज, लाइक आप एक पीपीएफ के बारे में जान कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट आप प्लान कर सकते हैं। उसके सिवाय आप म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टार्ट कर सकते हैं। और दूसरा, लाइक अगर हम बच्चा बर्थ हो जाए उसके बाद की अगर प्लानिंग सोचें, तो अगर गर्ल चाइल्ड है तो गवर्नमेंट की सुकन्या समृद्धि योजना भी है, उसमें भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा, आपको लाइक लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस उनके बारे में देखना चाहिए, वो यू कैन बाय फॉर दैट। और अगर आपका ऑलरेडी है तो बर्थ होने के बाद यू कैन अपग्रेड फॉर दैट। आप अपना विल बनाने के बारे में सोच सकते हैं और अपने स्पाउस और चिल्ड्रन को उसमें लीगल हेयर्स ऐड ऑन कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत जरूरी है, मतलब बिफोर मैरिज एंड आफ्टर मैरिज भी you have to make for that. Coming to a uncomfortable subject, but ये चीजें मे बी इंडियन वेडिंग्स में ये डिस्कस नहीं होती है। प्रीनप्स जो होते हैं, प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट्स, ये वेस्ट साइड में काफी ज्यादा पॉपुलर है। आई थिंक स्लोली दैट ट्रेंड इज कमिंग इनटू इंडिया एज वेल, बट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू साइन अ प्रीनप्चुअल अग्रीमेंट? इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या हो सकते हैं? And as per as per Indian law, what are the requirements? Okay. Prenup agreements, like unlike other countries, India में इतने valid नहीं गिनाए जाते. They are not enforceable in our Indian court. Indian courts will consider the agreements only if they are not violating the Indian laws. मतलब जो हमारे maintenance laws जो है इंडिया के, अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, अगर उनको वायलेट नहीं हो रहे हैं तो कोर्ट्स विल कंसीडर दिस एग्रीमेंट्स। अब अगर हम प्रीनप एग्रीमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आप इसको बनाते टाइम आपको क्या पॉइंट्स आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, तो सबसे पहले तो डिवीजन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, वो एक पॉइंट इंक्लूड होना चाहिए। उसके सिवाय एलिमनी के बारे में, स्पाउस सपोर्ट के बारे में इन केस ऑफ सेपरेशन, वो एक पॉइंट कंसिडर होना चाहिए। फ्यूचर चिल्ड्रन एक्सपेंसेस जो होते हैं फॉर देयर हेल्थ और फॉर देयर एजुकेशन, तो उसकी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो एक पॉइंट कंसिडर होना चाहिए। और इन टर्म्स ऑफ एनी डिसएग्रीमेंट, उसको रिजॉल्व कैसे करेंगे, वो एक होना चाहिए पॉइंट उसमें। और कॉन्फिडेंशियलिटी, ऑफ कोर्स कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत जरूरी है कपल्स में, कि जो भी उनके प्राइवेट टर्म्स हैं वो डिस्क्लोज नहीं करेंगे पब्लिकली। सो आई थिंक ये ही फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है जो उन्हें मेंटेन करने चाहिए इफ दे आर एंटरिंग इनटू अ phase where they want to get a prenuptial agreement. Final question that I would ask is कि in case marriages don't work out, if they go south,
तो डिवोर्स के सेटलमेंट में क्या क्या चीज़ें उन्हें कैसे स्प्लिट करनी चाहिए, एंड हाउ डज एलिमनी एक्चुअली वर्क, एंड एज पर So टैक्सेस एज वेल, इसके बारे में आई थिंक बहुत कम इंफॉर्मेशन है। हमने बहुत सारी न्यूज़ में पढ़ा है दैट दिस कपल, आई वुड नॉट लाइक टू नेम, बट दिस कपल गॉट डिवोर्स्ड एंड देन द ब्राइड वॉकड अवे विद दिस मच अमाउंट ऑफ एलिमनी एंड सेटलमेंट। तो इसके ऊपर कोई टैक्सेस होते हैं? so डज द ब्राइड, basically, yeah. So in the event of divorce, generally डिस्ट्रीब्यूशन के टाइम पे क्या क्या बातें ध्यान रखनी चाहिए, तो सबसे पहले एक सिंपल फॉर्मूला है। जो खुद के असेट खुद के नाम पे है या जो लायबिलिटी आपके नाम पे है, वो आप ही का रहने वाला है। मतलब अगर मैं बात करूं कि प्रॉपर्टी और असेट्स की बात करूं, अगर आपने खुद ने सेल्फ अक्वायर्ड की है, अपने खुद की इनकम से अक्वायर की है, तो एज पर इंडियन लॉ वो आपकी ही रहेगी। अगर जॉइंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, जैसे आपके और आपके हस्बैंड के नाम पर जॉइंट ओन्ड प्रॉपर्टी है, तो वो केस में स्प्लिट होगा एज पर डिसीजन ऑफ द कोर्ट। और अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, तो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो है वो मैरिटल असेट के पूल में नहीं आएगी अनलेस वो मैरिज के टाइम इनहेरिटेंस होगी। और हाउस होल्ड असेट्स, असेट्स में फोर्थ कैटेगरी है हाउस होल्ड असेट्स, लाइक फर्नीचर, इलेक्ट्रिफिकेशन, ऑल दिस थिंग्स, वो भी म्यूचुअली डिसाइड होगा या थ्रू कोर्ट डिसाइड होगा। लोन्स और लायबिलिटी की बात करें तो फॉर्मूला जैसे मैंने पहले बताया वो सेम फॉर्मूला यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अगर आपके पर्सनल खुद के नाम पर लोन है, वो आप ही को भरने के लिए आप ही लायबल हैं। अगर जॉइंट ओनरशिप में कोई घर आपने लिया है और आप दोनों को एप्लीकेंट या को बोरोवर हैं, वो केस में आपकी भी इतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जितनी आपके स्पाउस की है। और जॉइंट इन्वेस्टमेंट की अगर हम बात करें या जॉइंट बैंक अकाउंट की बात करें, तो सेम, अगर आपके इंडिविजुअल नाम पर ही सेविंग अकाउंट या करंट अकाउंट है तो आप ही का रहेगा। लेकिन अगर आप वो जॉइंट अकाउंट है, तो आपको ध्यान ये रखना है कि वो इक्वली स्प्लिट हो जाए, या एट द टाइम ऑफ डिवोर्स वो इक्वली स्प्लिट हो जाए, या तो एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट स्प्लिट हो। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी या अपने अपने किसी भी इन्वेस्टमेंट में या तो विल बना रखी है, या तो आपने या तो आपने उसमें जॉइंट नेम ऐड कर रखा है, तो आफ्टर द स्प्लिट, आफ्टर द डिवोर्स, आपको इतना याद रखना है कि विल में से या लीगल हेयर में अगर आपने उनका नाम ऐड कर रखा है, तो अपने स्पाउस का नाम उसमें से डिलीट करना है या निकालना है। आजकल आजकल ऐसा होता है कि वेडिंग के साथ अगर आप अपनी कुंडली मिलाता है कौन? पंडित। पंडित कुंडली मिलाता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कुंडली जो मिलानी है, अपने पार्टनर के क्रेडिट स्कोर, अपने पार्टनर की और उसकी फैमिली का असेट्स और लायबिलिटीज क्या क्या है, तो उसके बेस पर भी आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि उसकी असेट्स और उसकी लायबिलिटीज क्या है और उनके फाइनेंसिस कैसे हैं। जनरली लोग आजकल, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्रेडिट स्कोर देख लेते हैं शादी से पहले। भाई क्रेडिट स्कोर तो ठीक है ना, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन तो ठीक है ना, सारे लोन्स के रीपेमेंट तो अच्छे चल रहे हैं ना। फाइनली आई वुड लाइक टू आस्क वन मोर क्वेश्चन वेयर कि आप हमें बताइए कि आप दोनों क्या करते हैं, हाउ डू यू हैंडल बिजनेस, फाइनेंसेस, एंड आपका जो बहुत ही पॉपुलर पेज है इंस्टाग्राम पे, हाउ डिड यू ऑल स्टार्ट दैट? So basically, we have started our Instagram page before a year back, and what we are into. So we are into the entrepreneurship development. We are into helping the new and existing business to plan their finances. We are into plan the individuals to manage their investments, and we are also helping the business to restructure their loans portfolio of their business. We are also helping the entrepreneurs, whether they are new or they are existing, to get maximum government incentive or benefits out of their investment. So we are into so in a nutshell, we are into creating the Atmanirbhar Bharat. Thank you so much, sir. Thank you so much for joining Thank you. us. Thank you.